तो भाई फार्माकोथेरेपेटिक्स में चल रहा है हिमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर और इसका है आज लेक्चर नंबर 2। ठीक, तो हिमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर क्या होता है इसके बारे में हम प्रीवियस में बात कर चुके हैं, राइट। तो दूसरा क्या है, ये दो तरह का हमने पढ़ा था, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया और मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। तो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया का कंप्लीट डिटेल हम लोग प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया के बारे में, राइट। तो भाई क्या होता है मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया, है ना भाई। देखो सिंपल सी चीज है, टर्म है क्या है, मेगा, और मेगा मतलब बिग, मेगा मतलब बिग, और ब्लास्ट मतलब क्या है, ये जो बोन मैरो है, बोन मैरो की जो सेल्स होती हैं उन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, ब्लास्ट, है ना। तो कहने का मतलब बिग साइज की सेल जो हो जाती हैं उनकी वजह से जो होने वाला एनीमिया है, एनीमिया क्या, लैक ऑफ ब्लड, है ना, लैक ऑफ ब्लड। प्रीवियस में हम देख चुके हैं, ग्रीक वर्ड से ये क्या है, डिराइव हुआ था। तो जो बड़ी बड़ी सेल्स हैं उनकी वजह से इसका नाम पड़ा मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। ब्लास्ट जो है ये आपका जो बोन मैरो होता है ना, बोन मैरो के अंदर ये जो सेल्स होती हैं इनको बोलते हैं हम ब्लास्ट सेल्स। क्या बोलते हैं, ब्लास्ट सेल्स बोलते हैं। बोन मैरो में जो सेल्स होती हैं ब्लास्ट सेल्स, इन्हीं में इरिथ्रोपोएसिस होने के बाद फिर क्या होती है, इन्हीं ब्लास्ट सेल से क्या प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन होता है हमारे आरबीसी का, है ना, यानी रेड ब्लड कार्प सेल्स का। ओके, तो ये बात हो गई। अब यही जो आरबीसी हैं इन्हीं का साइज जब बड़ा हो जाए, मेगा साइज की हो जाए, तो इनको बोलते हैं मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। तो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि ये बड़े साइज की क्यों हो जाती हैं, और अगर बड़े साइज की हो गई तो चलो भाई हो जाओ, क्या समस्या है, तो उनसे समस्या क्या उत्पन्न होगी, है ना, उसके बारे में हम इस वीडियो में फर्दर बात करने वाले हैं। तो देखो सबसे पहली चीज तो देखो क्या होता क्या है, क्यों ये बड़ी हो जाती है, हम ये देख लेते हैं छोटा सा। अब सिंपल आपका बोन मैरो है, बोन मैरो में ब्लास्ट सेल्स हैं, ब्लास्ट सेल्स जो है ये क्या करती हैं, आरबीसी बनाती हैं। अब ये आरबीसी एक बन गया, ये डुप्लीकेट होगा, डुप्लीकेट होके भाई 2 बन जाएगा, ठीक, 2 के बाद फिर ये 3 बन जाएगा, ठीक, इस तरह करके ये बनता चला जाएगा। फिर इससे ये बनेगा इस तरह से करके, और इससे इस तरह जो साइकिल है ये अल्टीमेटली इस तरह से चलता रहता है, राइट। अब ये सिंपल और नॉर्मल साइकिल है जो ऐसी तरह से हमारी आरबीसी रिपीटेडली जो है डिवाइड होके मल्टीप्लिकेशन उनमें होता रहता है। अब बॉडी में अगर अब इस डिवीजन के लिए बोन मैरो को क्या चाहिए, आरबीसी प्रोडक्शन के लिए हमने कल वाले वीडियो में बताया था विटामिन B12 और फोलिक एसिड चाहिए। विटामिन B12 और फोलिक एसिड, इन दोनों चीजों की जरूरत होती है इस तरह से सेल डिवीजन के लिए या आरबीसी प्रोडक्शन के लिए। अब किसी भी रीजन से अगर विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो जाए, ठीक, तो क्या होगा, और फोलिक एसिड की डिफिशियंसी हो जाए तो क्या होगा, है ना। 2 तरह का हम देखेंगे, इन दोनों तरीके से मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया होता है, 2 प्रोसेस होते हैं, राइट। तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करें कि हाँ देखते हैं, अगर विटामिन डी, तो सिंपल ओवरव्यू आप ले लो, उसके बाद बात करते हैं डिटेल में। अगर विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो जाए तो क्या होगा भाई, विटामिन B12 की अगर डिफिशियंसी हो जाए तो B12 कहां मदद करता है, B12 जो हेल्प करता है, ये हेल्प करता है डीएनए सिंथेसिस में, डीएनए सिंथेसिस में मदद करता है ना। डीएनए सिंथेसिस में कैसे मदद करेगा, ये जो होमोसिस्टीन होता है, होमोसिस्टीन, है ना, ये कन्वर्ट होता है मेथियोनिन में, किसमें, मेथियोनिन में, किसकी, विद द हेल्प ऑफ विटामिन B12। ये कोफैक्टर की तरह काम करता है, जिसकी वजह से जो एंजाइम होता है वो एंजाइम का एक्टिवेट हो जाता है और होमोसिस्टीन को मेथियोनिन में कन्वर्ट कर देता है, राइट। अब मेथियोनिन आगे चल के नाइट्रोजनस बेस बना लेते हैं और नाइट्रोजनस बेस आगे चल के डीएनए की सिंथेसिस करते हैं। अब विटामिन B12 की अगर डिफिशियंसी हो गई तो होमोसिस्टीन का अमाउंट बॉडी के अंदर ज्यादा हो जाएगा, होमोसिस्टीन का अमाउंट बॉडी में ज्यादा हो जाएगा तो डीएनए की सिंथेसिस होनी बंद हो जाएगी। एक तो डीएनए की सिंथेसिस नहीं होगी, डीएनए की सिंथेसिस नहीं होगी। दूसरा,
ड्रॉबैक क्या होगा, होमोसिस्टीन का अकुमुलेशन हो जाएगा, होमोसिस्टीन ज्यादा से ज्यादा बॉडी में हो जाएगा, जिसका रिजल्ट क्या होगा, जिसका रिजल्ट होगा एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस, देखो एक एक पॉइंट समझ लो भाई। अगर होमोसिस्टीन मेथियोनिन में कन्वर्ट नहीं होता है विटामिन B12 की डिफिशियंसी से, तो मेथियोनिन में कन्वर्ट नहीं होगा तो डीएनए नहीं बनेगा। पहली चीज भाई, प्रिकर्सर है प्यूरिन पिरिमिडीन बेस का, प्यूरिन पिरिमिडीन बेस नहीं बनेगा तो डीएनए हमारा नहीं सिंथेसाइज होगा, राइट। दूसरा फैक्टर क्या, कि जो कन्वर्ट हो रहा था होमोसिस्टीन, वो होमोसिस्टीन मेथियोनिन में कन्वर्ट नहीं होगा। अब कन्वर्ट ना होने की वजह से क्या होगा, एथेरोमा जनरेट हो जाएगा। एथेरोमा जनरेट होगा जिसकी वजह से एंजाइना हो सकता है, फिर भी ट्रीटमेंट नहीं दिया गया तो मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन हो सकता है, कार्डियक फेल्योर हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है। ये सब होमोसिस्टीन के ब्लड में बढ़ जाने की वजह से, होमोसिस्टीन का लेवल अगर ब्लड में बढ़ जाएगा तो ठीक। दूसरी बात क्या होती है, अगर डीएनए की सिंथेसिस नहीं हुई तो कौन सा बवाल हो जाएगा। अब देखो आपके बोन मैरो से सेल निकली, बोन मैरो में सेल का प्रोडक्शन हुआ, किसका, एक इमेच्योर सेल का। भाई कोई सेल पैदा होती है थोड़ी ना बड़ी हो जाती है, इमेच्योर सेल का, ठीक। इमेच्योर से जो आरबीसी होता है उसके अंदर न्यूक्लियस होता है। वैसे हमने पढ़ा है कि भाई आरबीसी एक ऐसी सेल है हमारी बॉडी में जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन वो तब होता है जब वो मैच्योर हो जाता है, राइट। वो क्यों नहीं होता वो भी दिखाएंगे। तो इमेच्योर जो आरबीसी आपका होता है, इमेच्योर जो आरबीसी का सेल होता है, इसमें भाई न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, राइट। अब न्यूक्लियस नहीं होगा तो डुप्लीकेशन कैसे होगा, मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, है इसीलिए हो रहा है, ठीक। अब देखो, अब इसके अंदर जो डीएनए है ये आगे जाके क्या होता है, दो पार्ट में ब्रेक हो जाता है, लाइक दिस, इस तरह से 1 से 2 बन गई, ठीक। ये है बड़ी सेल, ये इसका साइज बड़ा है और जो डॉटर सेल है उसका साइज छोटा होता है। अंडरस्टूड, पेरेंट सेल बड़ी होगी, डॉटर सेल छोटी होगी, एक तो ये बात समझ लो। दूसरी बात ये, डीएनए जो है थोड़ा सा इधर गया, थोड़ा सा इधर गया, है ना, दोनों ने अपना सिंथेसिस चालू कर दिया, फिर आगे फिर मल्टीप्लिकेशन हुआ। ये इसी तरीके से सेल डिवीजन होता है, इसी तरीके से इनका नंबर आरबीसीज का हमारी बॉडी में भाई बढ़ता चला जाता है, राइट। अब देखो ध्यान से, इसमें बेसिकली क्या है, इधर देखो डीएनए की सिंथेसिस नहीं हो रही है। क्या है, डीएनए की सिंथेसिस नहीं हो रही है। अब डीएनए की सिंथेसिस अगर नहीं होगी इमेच्योर सेल में, तो पहली चीज तो इनका मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, नहीं होगा। दूसरी चीज, यहीं पे डीएनए का सिंथेसिस नहीं हो रहा है, डीएनए नहीं बन रहा है, ठीक। लेकिन हमारा जो साइटोप्लाज्म है, अंदर साइटोप्लाज्म है, वो बड़ा हो रहा है, वो मैच्योर हो रहा है। प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है एसिंक्रोनी की, प्रॉब्लम है एसिंक्रोनी। क्या है, एसिंक्रोनी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि साइटोप्लाज्म तो मैच्योर हो रहा है हमारा, लेकिन न्यूक्लियस मैच्योर नहीं हो रहा है, न्यूक्लियस मैच्योर नहीं हो रहा है। तो होगा क्या, इसमें जो न्यूक्लियस है वो उतना ही बड़ा है, लेकिन साइटोप्लाज्म का साइज बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से ये डिवाइड नहीं हो पाएगी, डॉटर सेल में नहीं कन्वर्ट हो पाएगी और इसका साइज बढ़ता चला जाएगा। साइटोप्लाज्म की वजह से डीएनए की सिंथेसिस नहीं हुई, वो रिमिनेंट फॉर्म में पड़ा रहेगा, रिमिनेंट फॉर्म में पड़ा रहेगा। ये जैसे डीएनए है, ध्यान से देखना, ये एग्जाम में पूछा था। इस तरह डीएनए का एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं रिमिनेंट डीएनए, रिमिनेंट डीएनए, है ना, रिमिनेंट डीएनए हो गया भाई। ये क्या, एकदम छोटा सा ब्लू बॉडी के फॉर्म में पड़ा रहता है। इसी रिमिनेंट डीएनए को क्या बोलते हैं, होवेल जॉली बॉडी, होवेल जॉली बॉडीज बोलते हैं। ये बन गया अगर, ये क्या है, ये एक तरह का रिमिनेंट डीएनए या होवेल जॉली बॉडी जो होता है, ये बायोमार्कर होता है, मार्कर होता है। किस चीज का बायोमार्कर होता है, ये इस चीज का होता है कि इनइफेक्टिव इरिथ्रोपोइसिस हो रही है, इनइफेक्टिव इरिथ्रोपोइसिस हो रही, मींस जो इमेच्योर सेल बन रही हैं, ये मैच्योर न्यूक्लियस इनमें नहीं हो पा रहा, साइटोप्लाज्म का साइज बढ़ रहा है, जिसकी वजह से इसका साइज बढ़ता चला जा रहा है। क्योंकि आगे डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं, डीएनए आगे सिंथेसाइज नहीं हो पा रहा है, इसलिए न्यूक्लियस का साइज छोटा रह गया।
न्यूक्लियस का साइज छोटा रह गया और साइटोप्लाज्म का साइज बढ़ता चला गया, राइट। तो जिनकी वजह से इनका साइज बड़ा हो जाता है, इसको हम बोलते हैं, और इसी इन इफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस को बोलते हैं डिफेक्ट इन आरबीसी, डिफेक्ट इन आरबीसी। और चूंकि इनका साइज बढ़ जाता है इसीलिए बोलते हैं मेगैलोब्लास्टिक सेल, और इनकी वजह से जो एनीमिया होता है उसको बोलते हैं मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। यही न्यूक्लियस की वजह से फिर डब्ल्यूबीसी काउंट है, आरबीसी काउंट है ना, प्लेटलेट्स हैं, ये सारे काउंट नीचे चले आते हैं। जब ये सारे काउंट नीचे चले आएंगे तो अल्टीमेटली ब्लड और ब्लड सेल्स दोनों की हमारी बॉडी के अंदर कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से ये एनीमिया होता है, राइट। ये एक पॉइंट हुआ कहेगा, एक पॉइंट सिंपल सी बात हुई कहेगी डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B12। अब यही दूसरा केस समझ लेते हैं भाई। अब इसमें अगर फोलिक एसिड की डिफिशियंसी हो गई, दो तरह का हमने बताया, फोलिक एसिड डिफिशियंसी अगर हो गई तो क्या होगा, फोलिक एसिड रिस्पॉन्सिबल होता है 1 कार्बन ट्रांसफर के लिए, 1 कार्बन ट्रांसफर के लिए, है ना। तो 1 कार्बन का ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से डीएनए इंपेयर्ड हो जाएगा, डीएनए इंपेयर्ड हो जाएगा, मींस डीएनए की सिंथेसिस फिर नहीं होगी, और अल्टीमेटली रिजल्ट क्या होगा, मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। ये किस तरह से होगा, इसमें भी देखो, इसमें भी सेम फोलिक एसिड और विटामिन B12 हेल्प करते हैं, काहे के लिए, होमोसिस्टीन मिथियोनिन में कन्वर्ट करने के लिए। मिथियोनिन में कन्वर्ट होता क्या है, मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड, ये क्या होगा, मिथाइलेशन इधर हो जाएगा तो टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड निकल जाएगा, है ना। इसी को बोलते हैं फोलेट ट्रैप। क्या होते हैं, फोलेट ट्रैप हो जाता है। ध्यान से देखो, अगर यहां पे फोलिक एसिड या विटामिन B12 की कमी हो जाए तो होमोसिस्टीन मिथियोनिन में कन्वर्ट नहीं होगा, जिसकी वजह से मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट एज इट इज पड़ा रहेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, टेट्राहाइड्रोफोलेट ट्रैप, जिसको बोलते हैं स्पेशली फोलेट ट्रैप। क्यों, क्योंकि टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड जो होता है वो मिथाइल ग्रुप के साथ ट्रैप हो जाता है, बॉन्डिंग बना लेता है, तो अपना फ्रीली काम नहीं कर पाता, है ना। तो अल्टीमेटली दोनों वजहों से क्या होता है, ये मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। चलो थोड़ी और डिटेल देखते हैं। इधर फिगर में देखो, खास चीज क्या, अब देखो ध्यान से, जैसे इस सेल को ले लो, ये क्या है, ये आपकी आरबीसी की सेल है। अगर बहुत ध्यान से देखो तो ये जो है, इसमें देखो, इस सेल में, ये जो सेल है इसके अंदर ये व्हाइट कलर है, ये व्हाइट कलर दिख रहा है। इस व्हाइट कलर को क्या बोलते हैं हम, व्हाइट कलर बोलते सेंट्रल पैलोर, सेंट्रल पैलोर। ये निशानी होती है किसकी, एक नॉर्मल आरबीसी की। जो सेंट्रल पैलोर का साइज होता है ये लगभग 1/3 डाया होगा, किसका, आरबीसी के साइज का। ये डेटा जानकारी के लिए रखो, जो सेंट्रल पैलोर होता है आरबीसी का 1/3। अब जैसे जैसे ये डायामीटर घटता या बढ़ता जाएगा, है ना, या किसी किसी चीज में ये बिल्कुल भी नहीं बनेगा, रहेगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि पीछे छुप जाएगा, है ना। तो जिसकी वजह से होगा क्या, इसका साइज, साइटोप्लाज्म का साइज बढ़ता जाएगा, सेंट्रल पैलोर का साइज छोटा होता जाएगा। तो साइज बढ़ेगा तो उसको क्या बोले, मैक्रो ओवेलोसाइटोसिस, मींस ओवल शेप की बड़ी सेल्स बन जाती है। जो सेंट्रल पैलोर होता है उसका साइज धीरे धीरे करके, किसी किसी में तो सेंट्रल पैलोर दिखेगा ही नहीं, देखो इधर सेंट्रल पैलोर है ही नहीं इन सेल्स में, और ये साइज क्या, नॉर्मल साइज से बड़ी बड़ी साइज हो गई है ना, बड़ी साइज। देखो नॉर्मल ब्लड सेल कितनी छोटी और मेगैलोब्लास्टिक कितनी बड़ी हो गई। अब अल्टीमेटली देखो डीएनए में कोई फर्क नहीं आया, फिगर में देखो डीएनए में कोई फर्क नहीं, लेकिन साइटोप्लाज्म कितना बड़ा हो गया। तो अल्टीमेटली इसका जो साइज है मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया में आरबीसी का, जो सेल का साइज किसकी वजह से बढ़ गया, हमारा न्यूक्लियस तो धीरे धीरे करके देखो जब मैच्योर होता है तो वैसे भी एक्सटिंक्ट हो जाता है ना भाई। मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, ये हम सब ने पढ़ रखा है, राइट। लेकिन साइटोप्लाज्म बड़ा हो गया है। तो मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया ऑल्सो नोन एज फोलेट डिफिशियंसी एनीमिया।
फोलिक एसिड डिफिशियंसी या फिर विटामिन B12 डिफिशियंसी एनीमिया। डेफिनेशन, मेगालोब्लास्टिक इज अ टाइप ऑफ एनीमिया कैरेक्टराइज फॉर्मेशन ऑफ अनयूजुअल लार्ज एबनॉर्मल इमेच्योर आरबीसी या रेड ब्लड सेल्स। लार्ज, देखो जो मैंने पढ़ाया है अब वही पूरे उसमें वही चीजें, ध्यान से बस पढ़ते जाओ अगर समझ में आ गया तो ठीक है। कार्ड मेगालोब्लास्ट बाई द बोन मैरो, भाई ब्लास्ट सेल में, बोन मैरो की ब्लास्ट सेल में इर्थोपोइसिस होती है। इर्थोपोइसिस के लिए इर्थोपोएटिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है जो किडनी से निकलता है। बोन मैरो को चाहिए ये बनाने के लिए, किसी के आरबीसी बनाने के लिए फोलिक एसिड और विटामिन B12, फोलिक एसिड या फोलेट कुछ भी आप बोल सकते हो, राइट। तो अगर इन दोनों की डिफिशियंसी हो जाएगी तो जाहिर सी बात है आरबीसी मैच्योर बनेगी तो, लेकिन मैच्योरेशन नहीं होगा, मैच्योर नहीं हो पाएगी, उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। ग्रोथ रुक जाएगी तो साइटोप्लाज्म तो बढ़ता रहेगा, लेकिन जो रेस्पॉन्सिबल है उसकी ग्रोथ के लिए, मैच्योरेशन के लिए डीएनए, वो डीएनए की सिंथेसिस नहीं हो पाती, इसीलिए साइज तो बड़ा हो जाएगा लेकिन दिमाग उसका रहेगा ही नहीं, है ना। जैसे हमारे में क्या होता है, जैसे भाई किसी इंसान का शरीर बड़ा हो जाए लेकिन ब्रेन से वो क्या हो जाए, मेंटली रिटार्डेड हो जाए, राइट। तो वही केस हो रहा है किसके, आरबीसी के साथ। फाइनली इमेच्योर्ड ब्लड सेल्स जो होती कहां रिलीज हो जाती, ब्लड में रिलीज हो जाती। अब जब इमेच्योर्ड है तो वो किसी काम की नहीं है, जहां रहेंगी जगह ऑक्युपाई करेंगी, है ना। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इज रेड ब्लड सेल्स डिसऑर्डर ड्यू टू द इनहिबिशन ऑफ डीएनए सिंथेसिस ड्यूरिंग द इर्थोपोइसिस। इर्थोपोइसिस हो रही है, आरबीसी का प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन उसमें डीएनए की सिंथेसिस नहीं हो पा रही है, इसीलिए मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। दो तरह की हमने बताई, है ना। विटामिन B12 डिफिशियंसी अब बात करें हम कैसे हो जाती है, लीड टू मेगालोब्लास्टिक एनीमिया सबको पता है। कंडीशन क्या है, बोन मैरो प्रोड्यूस करती है लार्ज एबनॉर्मल शेप की आरबीसी जो अपना फंक्शन नहीं करती, जिसकी वजह से साइकोलॉजिकल कंडीशन जैसे डिमेंशिया, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, डिप्रेशन, बिहेवियर में चेंज रहता है इंसान के विटामिन B12 डिफिशियंसी से। फोलेट डिफिशियंसी की बात करें, इस स्टेज में डिप्लेशन स्टोर इन डिफिशियंसी मींस जो है फोलेट यानी आयरन की डिफिशियंसी हो जाती है, स्टोरेज कम हो जाता है, जिसकी वजह से भी हमारा 1 कार्बन ट्रांसफर जो प्रोसेस है वो पूरा नहीं हो पाता, जिसकी वजह से साइज बढ़ जाता है, डीएनए सिंथेसिस नहीं हो पाती, अल्टीमेटली हेमेटोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटीज हो जाती है। हेमेटोलॉजिकल सिस्टम हमने बात की थी, बोन मैरो और ब्लड को मिला के बनता है। रोल फोलेट डिफिशियंसी इवैल्यूएशन इन प्रेगनेंसी, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज, इस तरह की डिजीज फोलेट डिफिशियंसी से हो जाती है ना। बोन मैरो क्या है भाई, बोन मैरो एक सॉफ्ट स्पॉन्जी मटेरियल होता है जो कि सर्टेन सेल्स के अंदर पाया जाता है, जैसे रिब्स, वर्टिब्री, स्टर्नम, हिप, शोल्डर बोन, है ना, बोन ऑफ पेल्विस प्रोड्यूस द मेन ब्लड सेल्स। ये क्या इर्थोपोइसिस करती है ना, इसी में WBC, RBC, प्लेटलेट्स, ये सारी चीजें बनती रहती है। डीएनए सिंथेसिस अगर इंपेयर्ड हो जाएगी तो सेल साइकिल फर्दर, सेल साइकिल का जो ग्रोथ 2 फेज है वो हैम्पर्ड हो जाएगा, मींस माइटोसिस नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से सेल की कंटिन्यूअसली जो ग्रोथ है मींस विदाउट डिवीजन। अब भाई जाहिर सी बात है, सेल है 2 पार्ट में डिवाइड हुई तो साइज 2 हो गए, फिर ये 2 में डिवाइड हो गई, अब ये नहीं डिवाइड होगी तो साइज बढ़ा लेगी। भाई इसमें डिवीजन अगर नहीं होगा तो अपना उसका साइज बढ़ता चला जाएगा, साइज बढ़ता जाएगा तो मेगालोब्लास्टिक ओबेसिटी कह लो, इडिमा कह लो, इडिमा, और जरूरत से ज्यादा इडिमा हो गया। भाई जो नॉर्मल प्रोसेस है माइटोसिस का, है ना, माइटोसिस नहीं हो पा रही, उसका अपना खुद का साइज बढ़ता चला जा रहा है, तो प्रॉब्लम तो होनी है। मोटापा चाहे सेल का हो चाहे इंसान का हो, दोनों खतरनाक होता है। इटियोलॉजी मतलब कॉज क्या है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का, कॉज ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज कैसे लिखोगे। डिफिशियंसी ऑफ कोबालामिन यानी विटामिन B12 की बात करें, इसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, एब्जॉर्ब कहां से, डाइट से, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के थ्रू होती है। इट मे बिकम डिफिशियंट इन बॉडी ड्यू टू द सम रीजंस, कुछ रीजंस की वजह से ये क्या होता है, कुछ रीजंस की वजह से इसकी डिफिशियंसी हो जाती है। कैसे, अगर हम डाइटरी इनटेक मींस फूड से सफिशिएंट नहीं लेते, अगर फूड से हमने सफिशिएंट लिया लेकिन हमारे इंटेस्टाइन में जाके ये सफिशिएंट मात्रा में एब्जॉर्ब नहीं हुआ, एक ये रीजन। ठीक, कंपटीशन फॉर इंटेस्टाइन विटामिन B12 मींस
डिप्लीशन हो गया, मींस वहां पे एब्जॉर्ब नहीं हुआ, या कुछ ड्रग के इनहिबिशन, ड्रग के एक्शन की वजह से इनहिबिट हो गया, जैसे मेटफॉर्मिन ज्यादा ले लिया, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर आपने ज्यादा ले लिया, तो इनकी वजह से भी विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो जाती है। फिर डिफिशियंसी ऑफ फोलेट कैसे हो जाएगी? अगर ज्यादा कुक्ड फूड खा लिया आपने, ओवर कुक्ड वेजिटेबल, तो वहां उसमें आयरन जो है डीनेचर्ड हो जाता है। ठीक, इंक्रीज रिक्वायरमेंट, या फिर कुछ केसेस हैं जहां पे बॉडी की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाए सप्लाई के कंपैरिजन में, वहां पे भी इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे प्रेगनेंसी और लैक्टेटिंग मदर में फोलिक एसिड की जरूरत ज्यादा पड़ती है। कुछ ड्रग्स हैं, सर्टेन मेडिकेशन लाइक मेथोट्रेक्सेट, ट्राइमेथोप्रिन इफेक्ट फोलेट मेटाबॉलिज्म। ये जो मेथोट्रेक्सेट और ट्राइमेथोप्रिन जो ड्रग्स है, ये क्या करती हैं? फोलेट मेटाबॉलिज्म को हैम्पर्ड करती हैं। हमने पढ़ा था कि डाइहाइड्रोफोलिक एसिड से टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड नहीं बनने देती हैं। ये क्या करती हैं? टेट्राहाइड्रोफोलेट सिंथेटेज को इनहिबिट कर देती है। सल्फोनामाइड का केस याद करो, ये केस सल्फोनामाइड के साथ था, है ना। तो ये फोलेट मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करती है, जिससे फोलिक एसिड की कमी हो जाती है। ड्रग लाइक फेनिटोइन कैन प्रिवेंट द एब्जॉर्प्शन ऑफ फोलेट। कोई किसी को फिट्स आ रहे हैं, किसी को एपिलेप्सी की प्रॉब्लम है, किसी को कन्वर्जन्स आ रहे हैं, अगर उसके लिए उसने फेनिटोइन का ड्रग का इस्तेमाल किया है, तो फेनिटोइन क्या करता है? हमारी बॉडी में फोलेट की मेटाबॉलिज्म या फोलेट के एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है। पेशेंट विद एल्कोहलिज्म प्रॉब्लम विद सफर द फोलेट डिफिशियंसी। कोई इंसान लगातार दारू बहुत पी रहा है, तो उसके अंदर भी फोलेट की डिफिशियंसी हो जाती है। ग्रोइंग इन्फेंट, भाई जो छोटे बच्चे होते हैं उनको क्या है, इसीलिए तो भाई क्या बूस्टर्स की जरूरत पड़ती है ना। या तो डाइट, बहुत बच्चे हैं जो डाइट अच्छे से नहीं ले पाते हैं, तो उनके लिए फिर न्यूट्रास्यूटिकल्स की जरूरत पड़ती है ना, ताकि उनको सप्लीमेंट्स बराबर मिल सकें। तो छोटे बच्चों को ज्यादा। दूसरा, हीमोलिटिक एनीमिया, किसी भी रीजन से अगर बॉडी के अंदर ब्लड सेल्स डिस्ट्रॉय ज्यादा होने लगती हैं, तो वहां पे भी प्रॉब्लम हो सकती है, मींस वहां पे भी फोलेट डिफिशियंसी एनीमिया हो सकती है, राइट। तो ये कुछ रीजंस थे। अगर हम विटामिन B12 डिफिशियंसी की बात करें, डिफिशियंसी हो जाएगी तो थायमिडीन सिंथेज जो फंक्शन है वो इंपेयर्ड हो जाएगा, जिससे डीएनए की सिंथेसिस नहीं होगी। सिंपल सी बात है, होमोसिस्टीन से मेथियोनिन नहीं बनेगा, मेथियोनिन से थायमिडीन की सिंथेसिस नहीं होगी, राइट, जिसकी वजह से फर्दर हमारा डीएनए सिंथेसिस रुक जाएगा, इंटरप्ट। लेकिन जो आरएनए है, वो आरएनए अपना काम बराबर करता रहेगा, उसकी सिंथेसिस में किसी तरह की कोई समस्या नहीं आ रही, इसीलिए साइज बढ़ता जाएगा और डीएनए छोटा होता जाएगा। इनएबिलिटी टू सिंथेसाइज डीएनए लीड्स टू इनइफेक्टिव इरिथ्रोपोइसिस। डीएनए नहीं बनेगा तो जो इरिथ्रोपोइसिस हो रही वो इनइफेक्टिव हो जाएगी। रिजल्ट क्या होगा? एक्सेस हीमोग्लोबिन एंड इनलार्ज इरिथ्रॉइड प्रिकर्सर बीइंग प्रोड्यूस्ड। क्या होगा? अल्टीमेटली इनलार्ज यानी बड़े साइज का जो इरिथ्रॉइड है वो प्रोड्यूस हो जाएगा, जिसको हम क्या मेगैलोब्लास्ट बोलते हैं। डेवलपिंग रेड सेल्स हैड डिफिकल्ट इन अंडरगोइंग द सेल डिवीजन बट आरएनए कंटिन्यूअसली ट्रांसलेटेड, मींस आरएनए अपना प्रोटीन का जो है ट्रांसक्रिप्ट बनाता चला जा रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा? साइटोप्लाज्म की ग्रोथ बड़ी होती जाएगी, साइटोप्लाज्म की ग्रोथ बड़ी होती जाएगी और डीएनए वहीं पे रुका पड़ा है, तो साइज बढ़ता चला जाएगा, है ना। ऑफन वन और मोर सेल डिवीजन स्किप्ड। भाई होता क्या है, यूजुअली इस तरह से सेल डिवीजन होता जाएगा, है ना, इस तरह से होता जाएगा, तो इसमें एक आधा डिवीजन जो है रुक जाएगा, नहीं होगा। वो नहीं होगा तो वो जो दो सेल्स की साइज का एक ही सेल बना पड़ा रहेगा, मींस वो मैच्योर नहीं हो पाएगा। जब मैच्योर नहीं होगा तो साइज उसका बड़ा हो जाएगा, है ना, तो जिसकी वजह से ये नॉर्मल सेल के कंपैरिजन में लार्ज होता है। देयर इज ऑफन द इरिथ्रॉइड हाइपरप्लेसिया इन बोन मैरो। बोन मैरो में ऐसी सेल्स की बाढ़ आ जाएगी और ये फिर धीरे धीरे करके क्या करेंगी? इमेच्योर सेल को ही ब्लड स्ट्रीम में छोड़ना शुरू कर देंगे। इमेच्योर सेल डाई बिफोर रीचिंग द मैच्योरिटी। अल्टीमेटली भाई क्या होगा? ये सेल्स जो 120 दिन का लाइफ स्पैन है वो कंप्लीट नहीं कर पाएंगी, और जो स्पैन है भी इनका, उस स्पैन में जो इनका काम है वो ये काम नहीं कंप्लीट कर पाएंगी। ठीक, तो रीचिंग द मैच्योरिटी लीडिंग टू एलिवेट लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज या हाइपर बिलिरुबिनिया, है ना, मींस बिलिरुबिन की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज की मात्रा बॉडी के अंदर ब्लड में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। कब? जब इमेच्योर सेल्स डाई करना ज्यादा शुरू कर देंगी, मींस डाई होने के बाद भी बड़ी सारी प्रॉब्लम्स ये जो है क्रिएट कर देती हैं, राइट। अब सिंपल सी बात समझो, विटामिन B12 डिफिशियंसी डिक्रीज थाइमिलेज और प्यूरिन सिंथेसिस। जब प्यूरिन और थाइमिडीन की सिंथेसिस नहीं होगी तो डीएनए इंपेयर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंपेयर्ड डीएनए सिंथेसिस हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा? इमेच्योर न्यूक्लियस अपीयर लार्ज एंड डेंस। कैसा?
न्यूक्लियस का इमेच्योर रहेगा और डेंस या लार्ज साइज में, जिसकी वजह से एसिंक्रोनस हो जाएगा, एसिंक्रोनी हो जाएगी। एसिंक्रोनी किसमें? डेवलपमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म और डेवलपमेंट ऑफ आरएनए में, डेवलपमेंट ऑफ डीएनए में। डीएनए और साइटोप्लाज्म, डीएनए की ग्रोथ रुक गई है और साइटोप्लाज्म की ग्रोथ चलती जा रही है, साइटोप्लाज्म की ग्रोथ चलती चली जा रही है, जिसकी वजह से साइटोप्लाज्म जरूरत से ज्यादा बढ़ता चला जाएगा और जिसकी वजह से साइज जो है बढ़ जाएगा हमारे किसका? सेल का या हमारे आरबीसी का साइज। भाई यहां पे डीएनए छोटा सा है लेकिन साइटोप्लाज्म लगातार ग्रोथ करते करते नॉर्मल साइज से ज्यादा बड़ा हो जाता है ना। तो इस तरह से करके भाई दूसरा और एक चीज है, इसी से जैसे मेथाइल मेलोनिल कोएंजाइम ए, ये कन्वर्ट करता है विटामिन बी12 की मदद से, किसमें? सक्सिनिल कोएंजाइम ए में, सक्सिनिल कोएंजाइम ए में, जो करता क्या है? माइलिन शीट बनाता है। क्या बनाता है? माइलिन शीट बनाता है। भाई हमारे एक्सॉन पे माइलिन की शीट होती है, ये विटामिन बी12 से है। भाई देखो विटामिन बी12 की मदद से मेलोनिल मेथाइल मेलोनिल कोएंजाइम ए सक्सिनिल कोएंजाइम में बनाता है विटामिन बी12 की मदद से, जो माइलिन शीट बनाता है। अब अगर विटामिन बी12 की कमी हो गई तो एक ड्रॉबैक ये भी हो जाएगा कि जो एक्सॉन्स है हमारे वो डीमाइलिनेटेड होना शुरू हो जाएंगे, डीमाइलिनेटेड होने शुरू हो जाएंगे। तो अब यही अंदाजा लगाओ कि जो घर में वायरिंग होती है उनके ऊपर जो कॉपर का तार है, उसके ऊपर जो प्लास्टिक की कवरिंग होती है, अगर वो कवरिंग क्या है? वही माइलिन शीट का काम करती है। अगर वो कवरिंग हट जाए तो क्या होगा? करंट इधर उधर भागना शुरू कर देगा, राइट, जिसकी वजह से और बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सिंपल पैथोफिजियोलॉजी थी, फिर भी और देख लो। देखो हेमो होता क्या है? होमोसिस्टीन, ये कन्वर्ट होता है मेथियोनिन में, होगा। विटामिन बी12 और फोलिक एसिड की जरूरत पड़ती है इसके कन्वर्जन के लिए, जिसकी वजह से मेथियोनिन जब बनेगा तो थायमिडीन ट्राइफॉस्फेट की सिंथेसिस होगी। ठीक, मेथियोनिन के बाद इसमें क्या होगी? थायमिडीन ट्राइफॉस्फेट की सिंथेसिस होगी। ठीक, अब अगर थायमिडीन ट्राइफॉस्फेट की सिंथेसिस होगी तो ये प्रिकर्सर होता है काहे के लिए? डीएनए सिंथेसिस के लिए। लास्ट में क्या? डीएनए सिंथेसिस के लिए जरूरी होता है। अब अगर भाई विटामिन बी12 और फोलिक एसिड की कमी हो गई तो ये होमोसिस्टीन जो है, होमोसिस्टीन अल्टीमेटली क्या है? इसका कन्वर्जन मेथियोनिन में नहीं होगा, जिसकी वजह से सिंथेसिस ऑफ थायमिडीन ट्राइफॉस्फेट नहीं बनेगा, जिसकी वजह से अल्टीमेटली क्या होगा? डीएनए की जो सिंथेसिस है ये नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से सेल डिवीजन नहीं होगा। हीमोग्लोबिन तो नॉर्मल रहेगा लेकिन अपना काम सही तरीके से नहीं कर पाएगा। होगा क्या? अल्टीमेटली डिफेक्टिव न्यूक्लियर मैचुरेशन, किसके अंदर? डीएनए के अंदर, राइट, या आरबीसी के अंदर, सॉरी, है ना, जिसकी वजह से साइटोप्लाज्म बड़ा हो जाएगा। क्या होगा अल्टीमेटली? इसी को बोलते हैं, जब बड़ी साइज की सेल हो गई, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, इसी को मैक्रोसाइटिक एनीमिया। अल्टीमेटली क्या होता है? लार्ज आरबीसी या जियांट आरबीसी कह सकते हो, है ना। लार्ज आरबीसी धीरे धीरे करके जायंट आरबीसी और फिर जायंट आरबीसी होके मर जाती है। ये सिंपल सी पैथोफिजियोलॉजी थी, कहे कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की। कॉम्प्लिकेशन क्या होंगे? कॉम्प्लिकेशन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन अगर अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए तो। परमानेंट डैमेज नर्वस सिस्टम, क्यों नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाएगा? क्योंकि डीमाइलिनेटेड हो जाएगा। एक्सॉन के ऊपर जो माइलिन शीट है वो किससे बनेगी? वो बनेगी सक्सिनिल कोएंजाइम ए की मदद से, राइट। वो किसमें कन्वर्ट होगा? वो कन्वर्ट होगा विटामिन बी12 की मदद से। बी12 डिफिशियंसी लॉन्ग टर्म न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन होने शुरू हो जाएंगे, जिसके वजह से डिमेंशिया, न्यूरोपैथी। भाई जब न्यूरॉन ही प्रॉब्लम में आ गए, न्यूरोट्रांसमीटर जो इंपल्स क्रिएट कर रहा है वो करंट चारों तरफ भाग रहा है, क्यों? क्योंकि उस करंट को इंसुलेट करने वाला जो माइलिन शीट है वो नहीं बन पा रहा है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें अगर हम एनीमिया में, तो मसल वीकनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। भाई जाहिर सी बात है, भाई जब आरबीसी ही बॉडी के अंदर कम हो गई, खून कम होने लगा, तो फिर क्या होगा? ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। एबनॉर्मल पैलॉर्स हो जाएंगे। एबनॉर्मल पैलॉर्स हमने अभी समझाया था आपको, आरबीसी के अंदर जो व्हाइट कलर का स्पेस रहता है, ठीक है, तो स्किन पे उसके पैचेस दिखने शुरू हो जाते हैं सफेद कलर के, ठीक है। पेलनेस मींस पीलापन आ जाता है,
बॉडी में पीलापन आ जाता है। आप देखो किसी एनीमिक पेशेंट का जो हाथ होगा वो रेडनेस नहीं, वो येलोइश हो जाएगा, है ना, क्योंकि खून की कमी हो गई। भूख लगना कम हो जाएगी, सर्दी हो जाएगी, डायरिया हो जाएगी, हाथ कांपने लगेंगे। पैर जब खड़े होता है तो देखो कुछ लोगों के पैर कांपने लगते हैं जिनको खून की कमी होती है, राइट। तो ये कुछ क्लिनिकल सिम्टम्स है। फिर इनका ट्रीटमेंट देखेंगे। पहले नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की बात करें। देखो बेसिकली होता क्या है, जो लोग प्योर वेजिटेरियन होते हैं उनमें विटामिन B12 की अक्सर कमी देखी जाती है। वजह ये होता है क्योंकि जो मेन सोर्स, बेसिक सोर्स माना जाता है विटामिन B12 का, वो एनिमल सोर्सेज हैं। और जो प्योर वेज खाते हैं, घास फूस में बहुत कम विटामिन B12 मिलती है, राइट। तो एग हो गया, चिकन हो गया, फोर्टिफाइड सीरियल्स हो गए, रेड मीट हो गया, स्पेशली बीफ, मिल्क, शेल फिश, मिल्क में भी कमी होता है ना। तो इन सब चीजों का अगर सेवन किया जाए, प्लस अपनी लाइफ स्टाइल सुधार लिया जाए, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज किया जाए, तो इन चीजों से भी आप अपना मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में मींस एनीमिया में सुधार ला सकते हो। फिर फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, दवा खानी है तो खाओ भाई। फोलेट डिफिशियंसी के लिए क्या करोगे, ओरल रूट से 5 mg पर डे के हिसाब से आप फोलेट की टैबलेट खाना शुरू कर दो 15 दिन तक। ठीक, उसके बाद 1 mg पर डे शुरू कर दो, मींस धीरे धीरे करके उसको घटाते चले जाओ। बोन मैरो एस्पिरेशन एंड बायोप्सी करा लो, जिससे पता चल जाए कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम किस सेल में है। प्राइमरी प्रिवेंशन, डाइटरी मैनिपुलेशन एंड ओरल सप्लीमेंट। सबसे पहली शुरुआत डाइटरी सप्लीमेंट लेने चाहिए और ओरल सप्लीमेंट, मींस ओरली जो है आपको दवा लेने की जरूरत है, लेकिन पेशेंट अगर किसी भी तरीके से दवा नहीं ले सकता ओरली तो फिर उसको आईवी या इंजेक्टेबल रूट से दवा दी जाती है। वुमेन प्लानिंग बिकम प्रेग्नेंट, अगर कोई वो फीमेल है जो प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रही है, कंसीव करने के लिए, तो एटलीस्ट 400 mcg पर डे। एमसीजी क्या होता है, एमसीजी मतलब होता है माइक्रोग्राम पर डे। कहीं कहीं एमसीजी लिखा है, कंफ्यूज मत होना, उसका मतलब होता है माइक्रोग्राम, ठीक है। टू प्रिवेंट द फैटल न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, मींस जिसकी वजह से बच्चे का नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम ना आ जाए, इसलिए उसको ये फोलिक एसिड, इसीलिए फीमेल्स जब प्रेग्नेंट होती हैं तो आयरन उनकी बॉडी में, मींस आयरन की गोली पहले चला दी जाती है ना। तो वो अब खाओगे आयरन ज्यादा तो कई बार कॉन्स्टिपेशन वगैरह होती है, तो फीमेल्स क्या करती, बंद कर देती। उसको बंद करने की गलती मत करना, अदरवाइज आपके जो ऑफ स्प्रिंग है, जो इस बच्चे को आप जन्म देने वाली हो, उन पे प्रॉब्लम हो सकती है। फोलेट डिफिशियंसी यूजुअली ट्रीटेड ओरल फोलिक एसिड 1 mg डेली, है ना। इस तरह की दवा डॉक्टर्स देते हैं यूजुअली, आप लोग अपने घरों में भी पा जाओगे। पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन उस केस में जब पेशेंट अनएक्सेप्टेबल मींस पॉसिबल ना हो पाए ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, उस केस में फिर हम पेरेंटल रूट का सहारा लेते हैं। इस तरीके से आपका मेगालोब्लास्टिक एनीमिया या कह लो हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर जो है खत्म हो गया, राइट। फिर भी किसी चीज की कोई चीज ना समझ में आ रही हो, कोई और समस्या हो, कुछ और पढ़ना हो तो कमेंट, ओके।